हम्म। हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप ठीक ठाक होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक नए लेक्चर के साथ, और ये लेक्चर जान लीजिए कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। आपने इससे पहले इम्यून अपने अंदर बॉडी डेवलप कर लिया, अब हमने बात करेंगे कि हम वैक्सीन क्यों लेते हैं, यानी वैक्सीनेशन है क्या। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग द वैक्सीन इनसाइड ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द एंटीबॉडी फॉर द फाइट ऑफ एनी काइंड ऑफ द एंटीजन। यानी बाहरी दुनिया में या बाहरी वातावरण में पाए जाने वाले जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, उनसे अपनी बॉडी को सुरक्षित करने के लिए हम एक अलग कह सकते हैं केमिकल लेते हैं या सब्सटेंस लेते हैं। वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म का होगा, हो सकता है कि उसके पैथोजेंस के प्रोटीन्स हों, या उसको हीट करके हम उसको यूज़ करें, हीट किल पर यूज़ करें। यानी जिस प्रकार हम किसी ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसका हमारे ऊपर यानी होस्ट के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं होगा। बदले में हम कह सकते हैं कि वह हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, ताकि अगर कोई डिजीज या कोई काजल ऑर्गेनिज्म एंट्री करे हमारी बॉडी में, तो हमको सुरक्षा मिल सके। अर्थात इसके लिए कई साइंटिस्टों ने बहुत सारा अपना अपना वर्क किया है, क्योंकि वैका वर्ड से ये यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है काऊ। और इसके बारे में सबसे पहले बात तो आप जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके इस पर अपना ऑपरेशन किया, जैसे एडवर्ड जेनर भी इसी में आते हैं। इसी में लुइस पास्चर साहब आते हैं, जिन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस किया था, जिन्होंने किल टू द माइक्रोब्स किया था, चाहे वो बियर पर हो, या कह सकते हैं मिल्क में हो, या कह सकते हैं वाइन पे हो। यानी इन सब प्रकार में हम कह सकते हैं इनके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, इनको किल करने के लिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भी दिया था। यानी कहा कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम इसको गर्म करें, तो यह जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स कंप्लीट रूप से क्या होते हैं, फाइनली इसमें समाप्त हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने तो अपनी बात रखी है लुइस पास्चर ने, लेकिन जब एडवर्ड जेनर साहब थे, जिन्होंने सबसे पहली मतलब 1976 में बात की थी रेबीज के वैक्सीन के बारे में, और उस वैक्सीन को उन्होंने यूज कराया था अलग अलग जानवरों के काटने के लिए, है ना। तो यानी वैक्सीन एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्था है मानव जाति के लिए कि उस वैक्सीन को दे देने से वह व्यक्ति जो अपने यानी होस्ट जो भी होगा, यानी जो अपनी बॉडी में उस वैक्सीन को लेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डिजीज पॉजल ऑर्गेनिज्म होगा जिससे वो प्रोटेक्ट कर लेगा अपनी बॉडी को, यानी अपने अंदर इम्यून पावर को बिल्डअप कर लेगा। भाई इम्यून को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन ले लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा दोस्तों, कोरोना वायरस जब आया, तो कोरोना के दौरान आपने क्या देखा कि जितने भी व्यक्ति थे वो अपने अंदर वैक्सीन लेते थे। क्या उनकी बॉडी, उनके अंदर एंटीबॉडी मजबूत नहीं होगी? होगी वो एंटीबॉडी, लेकिन जो बाहरी दुनिया से आने वाला उसके अंदर कोरोना वायरस है, वो हमारी एंटीबॉडी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता। इसीलिए वो डोमिनेंट ना हो पाए, हम बाहर से एक एक्स्ट्रा ऐसा इंजेक्शन अपने शरीर में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, जो हमारे उस एंटीबॉडी को, यानी हमारे अंदर मौजूद जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको और इनहेंस कर दी। ये व्यवस्था होती है वैक्सीन के द्वारा। तो वैक्सीन बहुत ही आसान है, लेकिन समझने की जरूरत में बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो आइए, इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता भी रहूंगा, लिखता भी रहूंगा। लिखना जरूर है, आपको अपना नोट्स तैयार करते रहना। क्लियर है बातें? तो फ्रेंड्स, अपना नोट्स आप निकाल लीजिए, और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिख के भी देंगे, राइट। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीन क्या भैया, तो इसमें बता देंगे कहाँ से आया है। देखिए, वैका वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या है, काउ, ठीक है। फिर इसमें हम बता सकते हैं कि जो एडवर्ड जेनर थे, सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने डिजाइन किया था क्या, वैक्सीन किया था, ठीक है। अर्थात हम बता सकते हैं, अच्छा एक चीज और, इसमें क्या था ये भी बता दें, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अभी जब बताया था कब क्या था, 1976, ठीक है। ये तो इनकी बात थी। वहीं पर इन्हीं के एक साइंटिस्ट से दोस्त थे, जिसका नाम था लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था, गिवन टर्म। क्या टर्म दिया था, वैक्सीन का दिया था। और किसके वर्क इनका था,
रेबीज यानी पागल कुत्ते, बंदर, बिल्लियों के काटने से जो भी रेबीज शरीर में हमारे एंट्री हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति पागल हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने एक वैक्सीन तैयार कर दिया कि चलो ठीक है, कटाओ खूब पागल कुत्तों से, पागल कुत्ते काटें झमाझम और तुम वैक्सीन चाहते रहो। तो इससे हमारी बॉडी क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, यानी इनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ पाएगा। यानी वो जो वैक्सीन का यानी कैसे जो रेबीज के जो कीड़े हैं, वो जो वायरस हैं, वो हमारे इम्यून के ऊपर प्रभावित नहीं हो पाएंगे, हमारी एंटीबॉडी काम भर की बन जाएगी उनको रेलने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। समझ में आया? ये तमाम चीजें इसमें देखेंगे आगे। इसमें समझ सकते हैं इन्होंने वर्क कैसे किया था बेटा, तो बता देंगे। इन्होंने बताया था इस पे वर्क, इनका जो मेन था लुईस पाश्चर का वर्क ऑन पॉस्चराइजेशन, अभी बताया मैंने, पॉस्चराइजेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, किल करते हैं, किल माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स कहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, हो सकता है ये मिल्क पे हो सकता है ये आपको बियर पे भी पाई जा सकते हैं। तो इन सबको किल करने का एक, या बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, खाने पीने वाली सामग्री लेते हैं, गुड्स भी लेते हैं, इन सबको मारने का तरीका, अर्थात हम बता सकते हैं यहाँ पर the process of introducing a वैक्सीन कहाँ पर, into बॉडी, इसलिए टू प्रोटेक्ट, किसके लिए प्रोटेक्ट होगा, अगेंस्ट, किसके लिए, अगेंस्ट, ठीक है, ए स्पेसिफिक पैथोजन, यानी एक पर्टिकुलर पैथोजन को रोकने के लिए हमारी बॉडी को, यानी हमारे शरीर में उसको चेक करने के लिए, चेकआउट करने के लिए एक तरीका का हम एक दवाई अपने शरीर में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं स्टडी क्या होता है इसका, यानी स्टडी ऑफ वैक्सीनेशन, या सीधा होता वैक्सीन की बात करें, क्या होगा, वैक्सीन का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है बेटा, तो बता देंगे वैक्सीनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने इम्यून पढ़ा था, इम्यून को इम्यूनोलॉजी कहा जाता था, है ना, ऐसे वैक्सीन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम वैक्सीनोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसी में एक डिफिनेशन में चाहूंगा एक और समझ लीजिए, देखो मैं यहाँ बताता हूँ। हम देख सकते हैं कि भाई प्रिपरेशन करना, यानी हमने क्या कहा, हमने प्रिपरेशन किया है, प्रिपेयर कर दिया हमने, प्रिपरेशन कहिए या इसी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, इसका ऑफ कोई भी डेड, या बता सकते हैं कि वीक पैथोजन, या उस पैथोजन का कोई प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन ऑफ पैथोजन होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे, इस तरह से करेंगे, यानी सच ए वे दैट डज नॉट कॉज, क्या नहीं कर पाएगा, डज नॉट कॉज डिजीज, यानी हमारे ऊपर इसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं कर पाएगा, बट एक्टिव्स को या एक्टिवेट कह लो, एक्टिवेट किसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट इम्यून सेल, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, जब आप किसी भी एनिमल्स यानी डेड या उसके पैथोजन या उसके प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाओगे तो हमारी बॉडी में कुछ
रिलीज करेगा, उस केमिकल रिलीज होगा जिससे हमारे बॉडी में पैथोजन एंट्री नहीं कर पाएगा या नहीं हमको परेशान कर पाएगा, जिसका नाम क्या होगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज। समझ में आई की बात है? ये चीजें इसमें बताया गया है। इसी में अगर मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँ तो ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं कि भैया क्या, प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस करती है, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड, जो हमने अपने शरीर में पहले से वैक्सीन ले लिया है, एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? जब हमारी बॉडी हमारे शरीर में लिए गए वैक्सीन के प्रति क्या हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं जब वो उसके अगेंस्ट जाती है तो उसके अंदर एक चीज रिलीज होता है कॉल्ड, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? इम्यूनाइजेशन। समझ में आई थी बात है? ये इम्यूनाइजेशन होता है। इसी में आपको पता होगा कि एक संस्था है WHO, उसको जो है कन्वर्ट करके चलाती है, हैंडल कंट्रोल करती है, इसका नाम बता देता हूँ, देखो इसको लिख सकते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन कंट्रोल करता है भैया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये फॉर केयर किस चीज की करती है? कौन कौन से डिजीज को केयर करता है, यानी ये कहती है कि अगर कहीं पर पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज में ध्यान देना, अगर कहीं डिप्थीरिया हो जाए, क्या हो जाए? डिप्थीरिया हो जाए, या किसी को मीजल्स हो जाए, या किसी को टीबी हो जाए, या किसी को पोलियो हो जाए, या किसी को टीटेनस हो जाए, ऐसी व्यवस्था अगर किसी के देश में ये महामारी फैल जाएगी तो WHO के द्वारा, यानी ये WHO के द्वारा इसको हम लोग मैनेज करते हैं। अर्थात हम ये आप समझ लीजिएगा कि अगर किसी जैसे टेटनस वगैरह हो गया, पोलियो हो गया, टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, ये अगर रोग किसी को हो गया तो जान रखिएगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा संस्था बैठा है, यानी हम कह सकते हैं जो ये प्रोग्राम्स चलाया जाता है WHO के द्वारा, ये WHO को क्या करेगा? मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट और हमने बता दिया, ध्यान से देखिएगा, ये सब ट्रिक करने के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज बहुत तगड़ा किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो आप अगले चैप्टर में यानी बायोटेक्नोलॉजी वाले में आपको मिल जाएगा। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग वैक्सीन का फॉर्मेशन कर देते हैं, बहुत सारा वैक्सीन, जितना आप चाहिए उतना प्रोडक्टिविटी हम क्या करते हैं? वैक्सीन की तैयार कर सकते हैं। क्या मदद लेते हैं? हम बैक्टीरिया को और ईस्ट से लेते हैं। ईस्ट के द्वारा जैसे मैं हेपेटाइटिस बी बना सकता हूँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज मेड अप बाय द ईस्ट with the help of a technique in the case of biology field, that is the biotechnology, recombinant DNA technology। सेकंड है दोस्तों इंसुलिन। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज नामक एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये क्या करती है? ये एक प्रकार से हार्मोन्स भी निकालती है, कुछ एंजाइम भी निकालती है। जो हार्मोन्स रिलीज करती है उस हार्मोन्स का ही नाम है इंसुलिन, जो बॉडी के पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है? रिलीज होता है। यानी हम लोग इस बीटा सेल को रिलीज करेंगे और बीटा सेल से जितना मन चाहे उतना ज्यादा हम लोग वैक्सीन तैयार कर सकते हैं इंसुलिन का। ठीक है, चलिए इतनी सी बातें क्लियर है, इसको सॉल्व लीजिए फिर आगे बताता हूँ। चलिए भैया अगला देखेंगे, एलर्जी है। एलर्जी में आप जानते हैं कि दोज थिंग्स विच आर रिस्पॉन्स टू आवर इम्यून सिस्टम बाय द सर्टेन केमिकल प्रोड्यूस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं? एलर्जी कहते हैं। एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कुछ ऐसे भी आपको फैक्टर मिलेंगे जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है? प्रभावित हो जाती है, इसी को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी क्या होता है कि एलर्जी जिसके द्वारा होता है, यानी हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है उस पॉइंट्स को, इस केमिकल्स को एलर्जी या एलर्जेंस के रूप में जानते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे इसमें समझेंगे, एलर्जेंस कहते हैं। फिर हम इसमें अगर बताना चाहें भाई तो बता सकते हैं क्या? देखो, यानी इस एलर्जेंस को क्या बोलते हैं? एलर्जी कॉजिंग एजेंट भी तो कहा सकता है ना, एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये समझने की जरूरत है। जैसे
पॉलन है, एनिमल का क्या हो जाएगा, डेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। या बता सकते हैं डस्ट भी होगा, माइट्स भी हो सकते हैं। अब बाकी इसमें जो है बस इतना ही करिए, डस्ट तो है ही। ये सब मिल करके क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। देखो बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगता है तो कुछ लोगों में क्या होता है, एलर्जी हो जाती है, नाक में बिल्कुल जैम हो जाता है, सांस नहीं ले पाते, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जैम हो जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स हमारे किस में आते हैं, एलर्जी के कॉजिंग फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं। फिर इसमें समझने की कोशिश करेंगे भाई, जैसे कुछ इसमें पॉइंट बताता हूँ। देखो जैसे मैं एक पॉइंट वाइज बताता हूँ। देखो लिखा है ड्यूरिंग एलर्जी, जब किसी को एलर्जी होगा, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में क्या रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई, आपको पता होगा यही एक एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान रिलीज होता था जब मैंने आपको एंटीबॉडी पढ़ाया था, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ाया था। तो ये आईजी क्या होता है भैया, ये स्टार्ट हो जाता है अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। देखिएगा फिर देखेंगे, नंबर शुरू करें, ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है ये भी चाहो तो देख लो। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बी प्लाज्मा सेल, ये समझ आया। दूसरा पॉइंट क्या होगा भैया, बी प्लाज्मा सेल से तो चलो ये चल ही जाएगा, आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। इसमें सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन एलर्जेंस, यानी जो एलर्जेंस ये सब है, ये एलर्जेंस ये सब एनिमल टैग वगैरह डस्ट वगैरह, व्हेन एलर्जेंस क्या होता है, इंटर करते हैं, इंटर्स करते हैं एलर्जेंस, इंटर्स फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जा करके बाइंड करते हैं, बाइंड करेंगे किसके साथ, टू आईजीजी के साथ, इम्यूनोग्लोबिन के साथ, ठीक है ना। कहाँ पर, ऑन बी सेल, और प्रोड्यूस करते हैं, क्या देते हैं, आईजीई देते हैं। अर्थात बी सेल पर, प्लाज्मा सेल पर सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन बाइंड करेगा जिससे आईजी का फॉर्मेशन होगा, इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है। एक पॉइंट इसमें तीसरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आईजीई है, आईजीई क्या करता है, ये टर्न करता है, टर्न बाइंड किसके साथ, बाइंड टू मास्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, मास्ट सेल, साथ ही साथ एंड किसके साथ भैया, एंड बेसोफिल्स, क्या हो जाएगा, बेसोफिल, ठीक है। तो उसको क्या करने के लिए, टू सेंसिटाइज, उसको सेंसिटाइज कर दिया इसने, सेंसिटाइज इट्स, ठीक है। अब देखो आगे, इतनी प्रोसेस ध्यान रखिएगा, जब एलर्जी किसी को होता है तो ये होता है, एलर्जी जैसे हुआ आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई रिड्यूस, मतलब इसकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये बी प्लाज्मा सेल पर सिंथेसाइज करता है। उसके बाद में देखेंगे एलर्जेंस जो आते हैं ये सबसे पहले बाइंड करते हैं आईजी के साथ, आईजी से बाइंड कर लिया बी सेल पर, आईजी बना दिया, फिर क्या होगा, यही आईजी टर्न बाइंड करता है मास्ट सेल के साथ, और मास्ट सेल यानी वेसोसिल और मास्ट सेल का सेंसिटाइज करने का काम ये लोग करते हैं। समझ में आई बात है। अब इसमें थोड़ा सा हम ये समझेंगे, जैसे कुछ फैक्टर टाइप को मैं बताता हूँ। जैसा देखो भैया, जैसे मान लो कि ये कोई एलर्जन है, क्या है, एलर्जन, ये एंट्री हुआ, एलर्जेंस क्या हुआ, एंट्री करता है, यानी शुरू कर दिया, शरीर में आया कोई डस्ट पार्टिकल या मान लीजिए माइट्स वगैरह या पॉलन वगैरह, तो ये एंट्री किया, ठीक है। अब जब एंट्री करेगा तो ये क्या करेगा, यहीं पर आपको मिलेगा आईजीई, ठीक है। ये कहाँ, फ्रॉम बी सेल, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो ये आईजीई होगा ये बाइंड कर जाएगा, अर्थात हम बताएंगे ये लोग बाइंड करके कैसे, इस तरह से यहाँ पर ये सब बाइंड कर जाते हैं, यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, आईजीई, समझ आया। इसके साथ बाइंड किया इसने मास्ट सेल, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बहुत सारे आईजी जो होते हैं इसके साथ बाइंड हो जाते हैं,
और फाइनली ये क्या कर देते हैं, सेंसिटाइज मास्ट सेल, यानी जैसे ये बाइंड करेगा मास्ट सेल को क्या कर देगा, सेंसिटाइज कर देगा। ये प्रोसेस एक तो ये बता सकते हैं, क्लियर है। एक अगर मैं थोड़ा सा इसमें ये वाला समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल आप बताइए, लाइन बना दीजिए। देखो देखो ये कहते हैं कि अपॉन नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सपोजर होगा, यानी नेक्स्ट एक्सपोजर ऑफ इसका एलर्जेंस, यानी नेक्स्ट एक्सपोजर जो एलर्जेंस का होगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर क्या करेगा, ये सीधा सीधा क्या कराएगा, यही एलर्जेंस भाई, ये जो एलर्जेंस होते हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सेंसिटाइज मास्ट सेल के साथ। तो वही चीजें सेम बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें समझा, ये फेयर के लिख करके बता रहा हूँ एरो के माध्यम से। एलर्जेंस आया, एलर्जेंस गया सेंसिटाइज मास्ट सेल के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये क्या करेंगे, मास्ट सेल जो होगा, ये मास्ट सेल अपने अंदर से कुछ रिलीज करेगा, रिलीज करने वाला जो केमिकल्स होगा, उस रिलीज का नाम क्या होगा, हिस्टामीन। क्या होगा, हिस्टामाइन या हिस्टामीन कहते हैं, और एक और होता है सेरोटोनिन। क्या होगा, सेरोटोनिन, ध्यान देना यही दोनों है भैया, सेरोटोनिन, ये दोनों हमारे एलर्जिक रिएक्शन करने का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एलर्जिक रिएक्शन पूछा जाएगा कौन करता है, यानी मास्ट सेल के साथ जब आपका एलर्जी जोड़ता है तो क्या रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, नाम क्या बाबू, हिस्टामीन है, दूसरा सेरोटोनिन होता है, ठीक है। अब ये सेरोटोनिन वगैरह हो जाते हैं, और फाइनली आप देखेंगे ये जब केमिकल जब रिलीज हो जाते हैं, केमिकल ये रिलीज हो गए। अब यहाँ जब केमिकल रिलीज होता है तो इसी का नाम क्या है, हिस्टामीन, और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा ले सकते हैं क्या, सेरोटोनिन। ये पूछा जाता है कि बताइए हिस्टामिन और सेरोटोनिन किस सेल से निकलते हैं, तो मास्ट सेल से निकलते हैं। जब मास्ट सेल हमारा आईजी के साथ बाइंड करता है, उसको सेंसाइज करता है, फिर उसके बाद में ये केमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं, राइट। अच्छा, ये केमिकल निकले यानी आपके बॉडी में क्या शुरू हो गया, एलर्जी शुरू हो गया। अब जरूरी है कि इस बॉडी को कैसे रोकेंगे, कैसे आप एलर्जी को कंट्रोल कर पाएंगे, तो एंटीहिस्टामिन डाल दो, एड्रेनलिन डाल दो, अलग अलग उसके जो अपोजिट में होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, अच्छा पहले इसको या तो जो इसका सिम्टम भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इसको पहले ले लीजिए, ना जगह नहीं है, ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके सिम्टम बताता हूँ। चलिए भैया, सिम्टम्स आपको मैंने बता दिया है, देख लीजिए। सिम्टम्स में दिया गया भैया, स्नीजिंग सर्दी, वाटर आई आंख से पानी आना, रनिंग नोज नाक का बहना, ब्रीदिंग इन प्रॉब्लम्स यानी सांस लेने में भी दिक्कत आती है। उसके बाद में देखेंगे हम चाहिए तो एलर्जी की मात्रा को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ आपको केमिकल्स चाहिए। केमिकल्स कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिन चाहिए, आपको एड्रेनलिन चाहिए, वही जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता था हार्मोन, याद करिए, वही एड्रेनलिन भी इंपॉर्टेंट लगता है। आप स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं, जो कि कार्टिसोल के रूप में भी जाना जाता है। ये सारी चीजें अगर मिल जाती हैं तो एलर्जी की जो लेवल होती है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे जैसे हे फीवर हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द कुछ एलर्जिन जो रिएक्शंस होते हैं पॉलन की वजह से, इसकी वजह से होता है। आस्थमा आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कुल मिला के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आस्थमा। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब इसमें दिया ऑटो इम्यूनिटी। आप जानते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो इम्यून पावर होती है, ये अपने सेल और बाहर के सेल को, यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों सेल के जो एक्टिविटीज होती हैं उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट यानी कह सकते हैं उसके बीच का अंतर कर पाती है। लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या अननोन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यून पावर ये नहीं कंफर्म कर पाती है कि ये सेल मेरा है या सेल ये बाहर से आया है। फिर दोनों के बीच में जब डिफरेंस नहीं कर पाती है तो खुद के ही सेल्स को क्या करती है, फाइनली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं इम्यूनिटी में जो कह सकते हैं डिस्टर्बेंस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है, आइए इसको भी देख लें, बहुत आसान है ये, मैंने आपको जो बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें है। देखो
हमारी जो इम्यून होती है, आवर इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम, इसके पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है जिससे क्या कर पाता है, ये प्रॉपर्टी होता है जिसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट, इसके बीच में अंतर कर पाना, बिटवीन बिटवीन कह सकते हैं कि सेल्फ प्लस नॉन सेल्फ सेल्फ, अबाउट, फिर देखेंगे ये कर लीजिए सेल्फ नॉन सेल्फ, बट व्हेन दिस प्रॉपर्टी लॉस्ट, अगर यही प्रॉपर्टी धीरे धीरे ये समाप्त कर दे अपने अंदर, किस लिए, कैसे, ड्यू टू जेनेटिकल ORR अननोन रीजन, कुछ ऐसे रीजन्स हो जाते हैं जिसकी पता भी हमको नहीं मिलती है, ठीक है ना, अननोन रीजन्स, एंड हमारी जो बॉडी होगी एंड आवर इम्यून सेल्स क्या करती हैं, स्टार्ट अटैकिंग आवर बॉडी सेल, अपने ही सेल को मार देती हैं, आवर बॉडी सेल आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं भैया, आर कॉल्ड ऑटो मैंने रिक्शा ना जान लेना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस प्रकार की डिजीज आपको देखने को इसमें मिल सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी चीजें भी हम इस टॉपिक में था तो मैंने इसको क्लियर किया। ऐसा एग्जाम्पल, एक चीज, हाँ एग्जाम्पल ध्यान में आया, इसमें एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल ध्यान देना, ये से ले देता हूँ। देखो माइस्थीनिया, एक तो माइस्थीनिया ले लीजिए, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। अगला ले लेंगे कौन सा, तो होता है, हाँ एक दूसरा ले लीजिएगा यहाँ पे, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, समझ में आया क्या। और अगर तीसरा भी चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, रूमेटॉइड्स आर्थ्रिटिस, ये सब ध्यान रखना कि ज्वाइंट पेन होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, बैक में दर्द होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, जैसे ये सब आर्म्स है, लग है, इन सब कह सकते हैं मसल्स वगैरह में पेन होता है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं इसी वजह से हो जाती हैं, क्योंकि ये अपने ही इम्यून पावर को धीरे धीरे क्या करना शुरू करता है, कम करता है। तो अपनी ही जब इम्यून सेल डैमेज होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, तो बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द आपको प्रॉब्लम सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, जिससे आपको बॉडी में तकलीफ होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये बातें इसमें है। अब हम बात करेंगे इसमें एक लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व लीजिए। चलिए भैया अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लास्ट आपका होगा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। आप जानते हैं कि बॉडी में ह्यूमस के केसेस में दो प्रकार के लिक्विड्स होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ, एस्ट्रोसाइट। ब्लड हमारा रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी वगैरह भी पाए जाते हैं, यानी लिम्फ। इसमें देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको डब्ल्यूबीसी मिलता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बन जाएगा। इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट इन कलर होता है। ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक प्रकार से सिक्योरिटी करने का काम करता है, यानी हमारे शरीर में अलग अलग पैथोजनों से लड़ने की क्षमता सिर्फ इन्हीं के दम पे है। आप कोई रोग हो जाता है फिर भी आप देखिए सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, बी लिम्फोसाइट हो, चाहे आप देखेंगे बेसोफिल्स हो, चाहे देखेंगे एसिडोफिल्स होते हैं। यानी हम एक प्रकार से कह देंगे कि आपको एलर्जी से लगा करके छोटे छोटे रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कोई दे रहा है तो आपका ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। आपका भाई कौन सा है, डब्ल्यूबीसी है, जिसके पूरे सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इस लिम्फॉइड ऑर्गन को पढ़ने के लिए दो तरीका है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़िए, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़िए। क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन देखो सबका जैसा नाम है कि पुलिस,
अब एक प्रकार से पुलिस है, लेकिन पुलिस में भी सबका अलग अलग अपना क्षेत्र बटा हुआ है कि तुम बेटा उधर जाओगे, तुम बेटा इधर जाओगे। तो ये जो सिस्टम बटा है, ऐसे ही लिम्फ है। लिम्फॉइड ऑर्गन तो है, लेकिन लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्रों को डिवाइड कर देते हैं। एक सिस्टम दे देगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, तुम इस साइड का एरिया कवर करो, सेकेंडरी बेटे तुम इस एरिया को कवर करो, ठीक है। तो जब प्राइमरी की बात करते हैं लोग प्राइमरी लिम्फॉइड में, तो देखेंगे लिखा है कि इसका क्या होता है कि ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूसिंग यानी कहते हैं प्रोडक्शन एंड द मैचुरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट सेल, यानी जो लिम्फोसाइट सेल होगा, जो डब्ल्यूबीसी होगा, इसका प्रोडक्शन भी यहीं पे होगा और मैच्योर भी यहीं पे हो जाता है। यहाँ पर जो हम प्राइमरी की बात करेंगे, यहाँ पर लिम्फोसाइट सेल क्या होता है, मैच्योर भी होगा, प्रोड्यूस भी होगा। ये हो गया। जैसा देखेंगे बोन मैरो, बोन मैरो इसी में होता है। बोन मैरो में आप देखेंगे बी और टी जो सेल है, अभी मैंने जो बताया था बी एंड टी सेल्स, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते यहीं पे होते हैं, एंड बी सेल तो इवन यहीं पे मैच्योर भी हो जाता है। बी टी दोनों रिलीज होंगे, लेकिन बी कहेगा बेटा रुक जाओ, मैं यहीं पे बड़ा हो जाऊं तब चलूं, ये काम है। थाइमस भी इसी का भाग है, प्राइमरी में आता है, जिसमें टी सेल मैच्योर यहीं पे हो जाता है, ठीक है। टी सेल मैच्योरेशन कहाँ पे होगा, थाइमस सेल में होगा, क्योंकि थाइमस इज बिलोंग फ्रॉम द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट। अब ये हो गया इतनी की कहानी। अब यहाँ हो गया, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी में। ये सब सेकेंडरी का काम है, लेकिन समझाऊंगा तभी क्लियर हो जाएगा। देखो सेकेंडरी में क्या होता है लल्ला, कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहता है कि ये है एक प्रकार का साइट। किसका साइट है, इट इज अ साइट वेयर द लिम्फोसाइट इनकाउंटर द पैथोजन। यहीं पर जितने भी खतरनाक रोग होंगे सबकी ठुकाई यहीं पे हो रही है। यानी सेकेंडरी लिम्फोइड कहता है कि मैं ऐसा साइट हूँ जहां पर कोई भी पैथोजन दम है तो उल्टी करके दिखाओ, फिर मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, पैथोजन को इनकाउंटर कहते हैं, अर्थात यहीं पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, बाइंड हो जाते हैं और तुरंत उसको किल कर देते हैं एंटीजन को, राइट। फिर देखेंगे इसमें अगला दूसरा, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो पहला देखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन आप जानते हैं, स्प्लीन में क्या होता है, ये बिल्कुल बीन शेप का होता है, छोटा सा बीन शेप का ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर देखेंगे कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। इसमें देखेंगे स्प्लीन में क्या होगा, लिम्फोसाइट भी होगा, इसमें फाइगोसाइट, फाइगो मतलब डायरेक्टली उसको इंगल्फ करके खा लेना। इतनी ज्यादा देखो, जो मारने वाला बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स को तो जाहिर सी बात है खाने की क्षमता रखेगा, तो फाइगोसाइटोसिस नामक की कैपेसिटी या कहते हैं प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फाइगोसाइट भी है, लिम्फोसाइट भी यहीं पर है। काम क्या करेगा, फिल्टर करेगा, किसको फिल्टर करेगा, ब्लड को। और ब्लड को जब फिल्टर करेगा तो ब्लड के अंदर जब छान छान कर ले जाएगा, तो जो ब्लड के अंदर जो ब्लड बॉर्न डिजीज होंगे, जो माइक्रोब्स होंगे, उसको ट्रैप करके खा लेगा। तो यानी ये ट्रैपिंग करता है किसको, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये कौन करवा रहा है, ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन का एग्जाम्पल यानी स्प्लीन, ये उसी का भाग है। तो स्प्लीन आता है तो स्प्लीन ने काम करता है। यहाँ बोलता है रिजर्वायर ऑफ द इरिथ्रोसाइट। आप जानते हैं, कहा जाता है कि आरबीसी का जन्म भी वही स्प्लीन में होता है और कब्र भी वही खुदाई जाती है, दोनों काम वहीं पर, तो जीना मरना एक ही स्थान पे हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रिजर्वायर है इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, ठीक है। ऐसे ही इरिथ्रोसाइट ये हो गया। आप देखेंगे, आप इसमें थ्रोम्बोप्ला अलग अलग होते हैं, उसको बताने के यहाँ पे सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। देखिए फिर आता है इसमें टॉन्सिल। टॉन्सिल भी एक एग्जाम्पल है इसी का, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का, जिसमें क्या होता है। फिर देखेंगे तीसरा, उसमें अपेंडिक्स भी आता है, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड है। फिर आता है क्या, पियर्स पैचेस, यानी जिसमें किसको हम कहते हैं, ये लिम्फ होता है, लिम्फ नोड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटा सा लिम्फ नोड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पियर्स पैचेस कहे जाते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के माध्यम से लोग बिलोंग करते हैं। एंड फाइनली देखेंगे यहाँ पे अगला माल्ट। माल्ट जान लीजिए, कोई माल्टा नहीं है। माल्ट मतलब होता है कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू होगा जिस पर म्यूकोसा की लेयर चढ़ी होगी, यानी म्यूकोसा से जुड़ा रहेगा, उसी से संलग्नित होता है, और संलग्नित के माध्यम से देखेंगे क्या करेगा, मेक्स द 50% इंटायर लिम्फोइड टिश्यूज, यानी ये लगभग लगभग 50% लिम्फोइड टिश्यू का फॉर्मेशन अगर कोई कर रहा है तो अकेले अपने दम पर माल्ट कर रहा है, ठीक है। यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि 50% लिम्फोइड टिश्यूज का फॉर्मेशन अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है बेटा, माल्ट कर रहा है। ये क्या करता है, कहाँ पर होगा, प्रेजेंट द म्यूकस की जहां जहां लाइनिंग होगी, स्पेशली वहीं पर पाए जाते हैं, जैसे जीआई में होता है। आप जानते हैं जीआई, जीआई बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यहाँ पर होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिलेगा। ये आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलता है, यहाँ पर आप सांस लेते हैं। ये जो ट्रैक्ट होते हैं ये सब म्यूकस से बनी होती है। म्यूकस की जो लेयर होती है, म्यूकस की लाइनिंग की वजह से ये ट्रैपिंग करने की क्षमता काफी तेजी के साथ होता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसी में आता है आपका लिम्फ नोड।
ये अगला हो जाता है जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये लिम्फ नोड? देखो, एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग पॉइंट्स पर आपको लिम्फ नोड, देखो लिम्फ जैसे मान लो ये है, ये लिम्फ पूरी वेसल्स है, ठीक है, यही एक पॉइंट ये बन गया, यहाँ पर एक लिम्फ नोड मिल गया, ये है। अच्छा, इसी लिम्फ नोड में आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था इसी में, एक रोग होता है फिलरासिस, हेलमिंथीज डिजीज है, एलिफेंटियासिस कहते हैं हाथी पाँव। नहीं, पूरा का पूरा जो लिम्फ होता है मेल के केसेस में ये फूल जाता है, सूज जाता है, क्योंकि इसी लिम्फ नोड में ही वह जो मतलब वर्म होता है, वो वर्म काफी ओवर आफ्टर टाइम ईयर्स तक उसी में रह जाता है और कुछ समय बाद डिजीज काज करना शुरू कर देता है। तो इसी लिम्फ नोड में ये पाया जाता है। इस लिम्फ नोड से फिल्ट्रेशन का काम भी होता है। ये जो लिम्फ नोड है स्मॉल होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होगा, डिफरेंट पॉइंट पर होगा लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर देखेंगे ये ट्रैप करता है क्या पैथोजेंस को जो कि प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में। अब लिम्फ मान लो कि रस रस के जा रहा है, उसी लिम्फ नोड से होकर जाएगा। जब लिम्फ नोड से जाएगा तो लिम्फ नोड देखेगा कि अच्छा तू कहा है लिम्फ है, अच्छा जा 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 निकल। जैसे उसी में कोई माइग्रोस वगैरह होगा वो तुरंत पकड़ खींच लेगा, कहेगा अरे बाबा तू कहाँ जा रहा है, तू तो लिम्फ नोड के अंदर पाए जाने वाला खतरनाक रोगी है, तू जाएगा तो सबको रोग फैला देगा, तुम बाहर चलो। तो छननी से जैसे आप चाय छानते हो तो खूजी सब आ जाता है कहाँ पर, उसी में रह जाता है। अब चाय नीचे छन जाता है, चाय हमारे लिए अच्छा है पियो, और अच्छा क्या है मर जाओगे पीते पीते, लेकिन चाय पियो। तो वो तो कुछ समय के लिए अच्छा ही है, लेकिन जो खूजी है वो ऊपर रह जाता है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं बिल्कुल लिम्फ नोड की तरह ही अपना एक्शन करते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज का लेक्चर खत्म कर दिया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर्स में जब मिलेंगे, जिसमें एड्स वगैरह होगा, जिसमें कैंसर के बारे में देखेंगे। नहीं, अगला लेक्चर हमारा एड्स के बारे में होगा और कैंसर के बारे में होगा, और फाइनल इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम लोग अलग अलग जो भी स्मोकिंग है, लिक्वर है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए इसमें एक या दो लेक्चर और बचा है, इसको देख करके इस चैप्टर को हम लोग फाइनली समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इसका अपना नोट जरूर बनाइएगा, और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।